नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। हूं अजीत। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद सूबे की सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी अपनी जमीन फिर से मजबूत करने में जुट गई है और इसी कड़ी में आज एसपी ने लखनऊ में महिला सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में जहां एसपी अध्यक्ष मोदी सरकार पर जमकर बरसे, तो वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव और एसपी सांसद डिंपल यादव ने महिलाओं को लुभाने की जमकर कोशिश की। मिशन 2017 का बिगुल बजने में भले अभी काफी वक्त हो, लेकिन समाज के हर तबके तक पहुंचने की कोशिशें समाजवादी पार्टी ने अभी से शुरू कर दी हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोमवार को लखनऊ में एसपी ने महिला सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव, कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश की पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव शामिल हुए। मौका भले ही महिला सम्मेलन का था, लेकिन मुलायम के निशाने पर सीधे पीएम मोदी और केंद्र सरकार रही। एसपी अध्यक्ष ने मोदी के स्वच्छता अभियान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली की सरकार चतुराई से काम कर रही है, जबकि देश चतुराई से नहीं चलता। गरीबी दूर करो मोदी साहब, तब हिंदुस्तान की सफाई की कहने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मुलायम ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की करारी हार का ठीकरा अखिलेश सरकार की लैपटॉप योजना के सिर फोड़ा। मुलायम के मुताबिक अखिलेश सरकार की ओर से दिए गए लैपटॉप पर ही लोगों ने मोदी के भाषण देखे। चुनाव में हारे हैं हम, मोदी ने अपनी तस्वीर, अपना भाषण हर लैपटॉप में देखा, तो नए तरह के लड़कियां मोदी देखेंगे। आपका सत्य में था और मैंने कहा कि लैपटॉप क्यों मानते हो, लैपटॉप बता के सही तो लैपटॉप में मोदी ने नहीं चाहा कि लैपटॉप सब ने उसका भाषण, उसकी तस्वीर बताओ नहीं कर सकते। महिला सम्मेलन में मुलायम भले ही मोदी और केंद्र सरकार पर बरसते रहे, लेकिन उनकी बहू और एसपी सांसद डिंपल यादव ने सियासी बयानबाजी से हटकर बच्चियों की शिक्षा पर जोर देने की वकालत की। नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है, महिलाओं की लड़ाई लड़ी है। नेताजी ने पहली बार कन्या विद्याधन की शुरुआत की और छात्राओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। हम सभी के सामने यह जिम्मेदारी है कि हम सभी महिलाओं को जागरूक करें, कुपोषण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूक करें, खुद के स्वास्थ्य के लिए जागरूक करें। इस मौके पर यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने राज्य में नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है और आगे भी समाजवादी पार्टी आपको सम्मान देने का काम करेगी। और हमने अभी जो सवाल उठाया है, मैंने कहा कि प्रदेश की सभी महिलाओं को कम से कम नौकरियों में 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने महिला सम्मेलन का आयोजन करीब 8 साल बाद किया है। साफ है कि सियासत में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का एहसास अब समाजवादी पार्टी को बखूबी हो गया है। अमिता पारुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। इधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। 14,856 करोड़ के अनुपूरक बजट में मेट्रो, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खास जोर दिया गया है। हालांकि विरोधी दलों ने अखिलेश सरकार के इस अनुपूरक बजट को जनता के साथ धोखा करार दिया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने 14,856 करोड़ का बजट सदन के पटल पर रखा। अनुपूरक बजट में कई योजनाओं का भी सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। अनुपूरक बजट में लखनऊ आगरा रिंग रोड के लिए 100 करोड़ रुपए, पावर कॉर्पोरेशन को राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए 427 करोड़ रुपए, इंदिरा आवास के लिए 468 करोड़ रुपए, लोहिया ग्रामीण आवास के लिए 670 करोड़ रुपए, ग्रामीण शौचालय के लिए 556 करोड़ रुपए, पुलिस कंट्रोल रूम आधुनिकीकरण के लिए 53.67 करोड़ रुपए, 108 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के लिए 228 करोड़ रुपए, वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 62.80 करोड़ रुपए और संगम में एलिवेटेड रोड के लिए
25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही लखनऊ में गोमती नदी पर नए बैराज का भी ऐलान किया गया है। अनुपूरक बजट में अखिलेश सरकार ने सूबे में मेट्रो, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खास जोर दिया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और मेट्रो के लिए कुल 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। बहरहाल अनुपूरक बजट से साफ है कि एक और जहां अखिलेश सरकार का जोर सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर है, तो वहीं पुलिस कंट्रोल रूम के आधुनिकीकरण के जरिए सूबे की कानून व्यवस्था को भी पटरी पर लाए जाने की योजना है। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। हालांकि उधर सूबे की दोनों प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने बीएसपी और बीजेपी ने अनुपूरक बजट को जनता के साथ धोखा करार दिया है। विपक्ष का यह आरोप है कि अखिलेश सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं है। एक दर्जन विभाग ऐसे हैं जिसमें किसी में 7%, किसी में 10%, किसी में 12%, यानी 20% से ज्यादा खर्च नहीं कर पाए हैं। उसके बावजूद अनुपूरक बजट ला करके ये सपा सरकार प्रदेश की जनता की कमर तोड़ने में लगी हुई है। सत्ता पक्ष के लोग उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को अनुपूरक बजट के माध्यम से अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान में रख करके अपने मनमाने तरीके से इसका अपव्यय कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है। आज प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें अभी तक 4 महीनों के अंतर्गत ना तो अधिकांशतः बजट की वित्तीय स्वीकृतियां गई हैं, ना ही प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम दिखाई पड़ रहा है कि बजट में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता हो। विकास काम ठप है, बिजली है नहीं, किसान भुखमरी की कगार के ऊपर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है और ये सारी योजनाएं बंद करते जा रहे हैं, फिर भी इनका वित्तीय व्यवस्था कहां पर है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैंने औचित्य के माध्यम से आज इस प्रश्न को दिया था, उसको चर्चा के लिए माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया। छात्रों को वजीफा नहीं मिलेगा। जी हां, यूपी में इस साल 1ली से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं को वजीफा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि छात्रवृत्ति देने के लिए यूपी सरकार के पास फंड ही नहीं है। इस बारे में सभी जिले के संबंधित अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम को लेकर विपक्षी दल हमलावर हो गए। विपक्षी दल इस मामले को विधानसभा में उठाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इस मामले पर बैकफुट पर आ गई है। 8वीं तक ये देते हैं, इन्होंने 0 कर दिया। 9वीं 10वीं जो भारत सरकार से मिलेगा वही मिलेगा। अब छात्र भी रास्ते रास्ते पढ़ने नहीं जाएंगे, बल्कि रास्ते रास्ते घूमने का काम करेंगे। क्या करेंगे? किताबें उनके पास नहीं, यूनिफॉर्म उनके पास नहीं, आने जाने का साधन उनके पास नहीं, जेब खर्च उनके पास नहीं। जो जेब खर्च था वो भी सरकार ने उनकी जेब में डाका डाल दिया। निश्चित रूप से इस प्रश्न को भी उठाएंगे, लेकिन आज जो हमने नोटिस दिया था आज का, तो इसलिए हम अपने नोटिस से बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि ये विषय गंभीर है। और चूंकि सरकार ने जानबूझकर 3-4 दिन का सत्र बुलाया है, सरकार सबसे बड़ा जो आरोप है इस सरकार पर, सबसे बड़ा आरोप कि यह सरकार संसदीय बहस से भागती है। यूपी विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2013 के सामान्य और सामाजिक सेक्टर से संबंधित कैग की रिपोर्ट पेश की गई। कैग की रिपोर्ट में कृषि, इंदिरा आवास और पीएससी में भारी वित्तीय गड़बड़ी की बात सामने आई है। कैग की इस रिपोर्ट के मुताबिक 25वीं वाहिनी पीएससी रायबरेली में 71 लाख रुपयों का घोटाला हुआ है। इंदिरा आवास में साल 2008 से लेकर 2013 के बीच भारी वित्तीय गड़बड़ी दिखाई गई है। और इतना ही नहीं, कृषि योजनाओं के लिए जिम्मेदार संस्थाओं ने सरकार की ओर से निर्धारित बॉटम अप अप्रोच का पालन नहीं किया है। कैग के मुताबिक साल 2007 से 2010 के बीच जिला स्तर पर बिना योजना बनाए ही सरकारी रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नलकूपों पर 104 करोड़ रुपए और ट्रैक्टर खरीद पर 28 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया, जो किसी भी योजना के तहत मान्य नहीं थी। और ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा इलाके में आज बवाल हुआ। यहां अतिक्रमण हटाने पहुंची प्राधिकरण और पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे लोग कई बसों को आग के हवाले लोगों ने कर दिया और पुलिस चौकी में भी जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है।
हंगामे और आगजनी की ये तस्वीरें हैं ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा इलाके की, जहां अतिक्रमण के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और कई गाड़ियों और बसों को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, उपद्रवियों ने पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की। इस पूरे बवाल की वजह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। जो अवैध कॉलोनाइजर हैं, उनके द्वारा जमीनें बेची गई थी, उस पर जो खरीदार थे वो निर्माण कार्य किए थे, उनका अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा था। उस दरमियान वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने जमीन को खरीद रखा था, वो लोग रोड पे आ गए और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ किए हैं और चौकी पे तोड़फोड़ किया है। चौकी के पास जो गाड़ी थी, एक रोडवेज गाड़ी में आगजनी किया है। आइए अब आपको इस हंगामे की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल जिस जमीन पर से अतिक्रमण हटाने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची, वो जमीन डूब इलाके की बताई जाती है, जहां लोग अपने मकान बनवाकर रह रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जमीन की रजिस्ट्री करवाकर उन्होंने मकान बनवाए हैं, वो भी आवासीय दर पर। आपको बता दें, इस पूरे मामले में प्राधिकरण की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बीते 5 सालों से इस इलाके में निर्माण कार्य चल रहा था। बावजूद इसके प्राधिकरण ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। यही नहीं, डूब इलाके की जमीन को एडीएम ने आबादी क्षेत्र घोषित कर दिया, जिसके बाद भूमाफियाओं ने इस इलाके में कॉलोनियां बसा दी और अब पूरे 5 साल बाद प्राधिकरण इस इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इस पूरी घटना में पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उसके अलावा आधा दर्जन के आसपास जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हैं। बाकी जिन लोगों ने दंगा किया, गाड़ियों में आग लगाई, तोड़फोड़ की, उनकी गिरफ्तारी का फिलहाल प्रयास किया जा रहा है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। यूपी के मुरादाबाद में जी संगम की खबर का असर हुआ है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में जी संगम पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण यानी एमडीए की टीम ने ग्रीन बेल्ट एरिया में बने सभी अवैध निर्माणों को गिरा दिया है। एमडीए के वाइस चेयरमैन एसके सिंह की अगुवाई में अवैध निर्माण को गिराने का अभियान चलाया गया। हालांकि अवैध निर्माण में शामिल लोग मौके से फरार होने में कामयाब रहे। निर्माण हो रहे हैं, उनका सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे कराने के बाद जितने डिमोलिशन ऑर्डर पास हुए हैं या पहले से पास होकर रखे हुए हैं, उसका कंप्लायंस हो रहा है, उनको तोड़वाने की कार्रवाई हो रही है। जितने टूट सकते हैं उनको तोड़वा रहे हैं। उसके बाद जिसमें लोग रहने लगे हैं उनको हम लोग सील कराएंगे या जो भी उसका लीगल एक्शन होगा उसको परफॉर्म करेंगे हम लोग। दरअसल मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और इंजीनियरों की मिलीभगत से ग्रीन बेल्ट में धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा था। मास्टर प्लान के तहत जिले में कई जगहों पर ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए जमीन छोड़ी गई थी, लेकिन शासन के इस मास्टर प्लान को विभाग के अधिकारी ही ठेंगा दिखाने में जुटे थे। ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा कर घर या ऑफिस बनाने वालों में सिर्फ भूमाफिया ही नहीं, बल्कि कई ऐसे वीआईपी भी शामिल हैं। ये लोग यहां मकान और फार्म हाउस बनाकर रह रहे हैं। ग्रीन बेल्ट से लेकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों में भूमाफिया के साथ साथ बीएसपी के राज्यसभा सांसद वीर सिंह भी शामिल हैं। लखनऊ में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट सेमिनार का आयोजन किया गया। 2 दिनों के सेमिनार का सीएम अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तारीफ करते हुए सीएम अखिलेश ने कहा कि लोगों तक सच्चाई सामने लाने में मीडिया की भूमिका काफी अहम है। मुझे याद है एक बार एनआईसी की मीटिंग में मैं दिल्ली गया था, तो मैं देख रहा था बहुत सारे पत्रकार वहां दिखाई दे रहे थे साथी, और अचानक कहीं से बात निकली तो मैंने पूछा कि आप लोग कहां के हैं, तो ज्यादातर जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के लोग थे वहां और बिहार के लोग थे, बड़ी संख्या में, दिल्ली में भी, लेकिन आज पूरे देश के यहां आए हैं। ऐसा मौका कब मिलता है जहां पूरे देश के पत्रकारों से मिलने का मौका मिले। और कानपुर में सेल्स टैक्स विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर और असिस्टेंट पर हुए जानलेवा हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस हमले के विरोध में सेल्स टैक्स ऑफिस के कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ये कर्मचारी मंगलवार से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसके साथ ही सेल्स टैक्स विभाग के कर्मचारियों ने कहा है कि अगर 10 दिन के भीतर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो वे लोग ऑफिस बंद कर देंगे।
आपको बताएं, रविवार को सेल्स टैक्स विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर और असिस्टेंट पर जानलेवा हमला हुआ था। बलरामपुर में 102 सरकारी एम्बुलेंस चालक की लापरवाही सामने आई है। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने प्रसूता को घर के बजाय रास्ते में ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। ये बताया जा रहा है कि हरैया के चौबे भितुरिया की रहने वाली ये महिला गोंडा के जिला अस्पताल से घर वापस आ रही थी, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने उसे घर छोड़ने के बजाय रास्ते में ही उतार दिया। फिलहाल पीड़िता को जिला महिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ये बड़ी खबर बलरामपुर से, यहां 102 सरकारी एम्बुलेंस चालक की लापरवाही सामने आई है। ड्राइवर ने प्रसूता को घर के बजाय रास्ते में ही छोड़ दिया था, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई और वो फिर से अस्पताल में भर्ती है। एम्बुलेंस चालक को उसे घर छोड़ना था, लेकिन घर छोड़ने के बजाय ड्राइवर ने रास्ते में ही इस महिला को उतार दिया। पीड़िता को इसके बाद जिला महिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि गुप्ता जुड़ गए हैं इस वक्त। रवि, 102 सरकारी एम्बुलेंस के इस चालक के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, और प्रसूता जिसकी तबीयत खराब हो गई थी रास्ते में छोड़ने के कारण, उसकी हालत अब कैसी है, और इस चालक पर, इस ड्राइवर पर क्या कोई कार्रवाई हुई अब तक? देखिए, चालक जो है वो प्रसूता को रास्ते में छोड़कर फरार हो गया था। उसके बाद अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां तक प्रसूता की बात है, उसे बलरामपुर के जिला महिला चिकित्सालय में वहां के ग्रामीणों ने और परिजनों ने भर्ती कराया था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन बड़ा मामला ये है कि पूरी तरह से गोंडा से लेकर बलरामपुर तक स्वास्थ्य विभाग की जो बड़ी लापरवाही है, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? जी शुक्रिया आपका जानकारी दे। भगवान राम की बारात अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए रवाना हो चुकी है। अयोध्या से जनकपुर तक 3 रथों पर सवार होकर ये बारात निकली है। 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी भगवान राम की इस बारात में शामिल होंगे। मोदी 25 नवंबर को सीतामढ़ी में आयोजित होने वाले जानकी पूजन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद उसी दिन जनकपुर में भगवान राम के तिलकोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। यूपी और बिहार के 8 जिलों से होकर 7 दिन बाद राम की बारात जनकपुर पहुंचेगी। इस दौरान बारात के 40 पड़ाव होंगे और हर दिन पड़ाव पर संत समागम होगा। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में फैला लेता है।